आफ्टरनून सर। क्लास स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट क्लास में हमने जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो देखा था। ठीक है, आज मैं उसको उसकी एप्लीकेशंस जो है वो आपको बताऊंगा ना। सो टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताता है। क्या बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे बताता है? जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब जो ग्रुप प्लस आई वाले होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है जी। इट मींस more the number of plus I group, more is the stability of carbocation. For example, एक एग्जांपल लेते हैं जी। जैसे ये आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, सपोज दिस इज वन। आपके पास 3 कार्बोकेटाइन है, दूसरा कार्बोकेटाइन है और ये तीसरा कार्बोकेटाइन है एंड दिस इज फोर्थ कार्बोकेटाइन। आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा यहाँ पर? बताओ जी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कैसे ग्रुप जो है वो हमने इंसर्ट किए हैं। अगर आप देखोगे तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और इसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसके साथ 1 एल्काइल ग्रुप लगा है, इसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा। अब जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं? प्लस आई ग्रुप, है ना। जो आपके पास एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं? प्लस आई ग्रुप होते हैं। ठीक है जी। और जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना। इंक्रीज करते हैं। क्लियर है इतनी बात सबको? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पता लग गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। नेक्स्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब देखो कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करूं देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ? अब मान लिया मैंने 3 कार्बेनाइन आपके सामने बनाए, आपने मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, एंड दिस इज फोर्थ वन। आपने मुझे इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना जी, कौन सा कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कंसेप्ट आपके सामने लिखा है। सर टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर लास्ट वाला। टर्शियरी क्यों होगा जी? कार्बेनाइन इनवर्स हो जाएगा पहले। हाँ, इनवर्स हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
देखो कार्बे एनाइन की बात कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑर्डर आप बोल रहे थे वो कार्बोकेटाइन में था, है ना। यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे वो कार्बे एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और प्लस आई ग्रुप्स जो होंगे वो कार्बे एनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है। अब देखो नेगेटिव चार्ज किसी चीज के ऊपर कब आता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैसे ही ज्यादा है। अब मान लिया आपने खाना खाया है और आपको और खाना खिलाया जा रहा है, तो आपकी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी कि खराब होगी? तबीयत खराब हो जाएगी जी, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ऑलरेडी है, और ये कौन से ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको अनस्टेबल नहीं कर देंगे, ठीक है जी। तो ये ऑर्डर रहेगा, क्लियर है? यस सर। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले। सर स्क्रीन नहीं थोड़ी देर के लिए शो हो रही थी ना, तो ऑडिबल थे आप, अभी शो हुई स्क्रीन। क्या ऐसा सभी के साथ था जी? नो सर, हो रही इशू। अब हुई, जैसे उसके बाद ना, जैसे ये किया था सर ने फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में। अच्छा, अब विजिबल है जी। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन को? नहीं सर, ये तो क्लियर है सर। ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर भी आपने स्टेबिलिटी बतानी, प्लीज। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, आप अगर इनमें इंटरेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत ज्यादा इजी। देखने में जितने टिपिकल लग रहे हैं, आंसर देने में उतने ही आसान है। So this is 1, this is 2, this is 3। कार्बन आयन में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या ऑर्डर आएगा जी? ऑर्डर क्या आएगा इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान। मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अब मैंने एक एक ही ग्रुप लगाया सब में, अगर ध्यान से आप देखो, ठीक है जी, सब में एक एक ग्रुप लगाया है, ठीक है। अब देखो कार्बन आयन वाला कार्बन यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो ये इस कार्बन आयन वाले कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कितने स्टेप दूर है? 1 स्टेप दूर है। यहाँ पर कितने दूर है जी? 1 और 2। यहाँ पर 2 स्टेप दूर है, और यहाँ पर 3 स्टेप दूर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ज्यादा इंटेंसिटी इसकी कहां पर होगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, जहां पर ये बिल्कुल पास में होगा, ठीक है। अगर ये जहां पर बिल्कुल पास में होगा, ये सबसे पास वाले कार्बन एनायन को ज्यादा स्टेबल कर पाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी ये बात बताई कि स्टेबिलिटी कार्बन एनायन की क्या होती है, जो माइनस आई ग्रुप होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और प्लस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अब आंसर बताओ जिसका क्या आंसर होगा? आंसर होगा 1 then 2 then 3। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? यस सर। सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सॉरी फॉर दैट। ये व्हाट इज कार्बन आयन? व्हिच कार्बन आयन मींस कार्बन bearing the negative charge। ओके, कार्बन आयन, ओके। कार्बन आयन मतलब कार्बन bearing the negative charge, Negative. and कार्बोकेटायन मतलब कार्बन bearing the positive charge।
तो मैंने आज की क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस करवाई थी, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी, जो प्लस आई ग्रुप्स होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और माइनस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और ये सिनेरियो कार्बोनाइन में रिवर्स हो जाएगा। अगर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो जो माइनस आई ग्रुप्स होते हैं वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो उस बेसिस पे फिर मैंने ये 2-3 क्वेश्चंस करे। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब एक क्वेश्चन आप और करेंगे जी सारे, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन है, अगेन है कंपेयर स्टेबिलिटी। यहां पर बताएं क्या ऑर्डर आने वाला है स्टेबिलिटी का। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब देखो, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो चीज डिफरेंट होगी वो आंसर का डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगी। देखो ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो सब में कॉमन है, तो मतलब इस पार्ट से आंसर नहीं आने वाला है। अब ये पार्ट अनकॉमन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे साइनाइड है, ठीक है। अब ये तीनों कैसे ग्रुप हैं, फ्लोरो, नाइट्रो और साइनो। कल आपको मैंने जब लिस्ट लिखवाई थी माइनस आई ग्रुप की, तो सबसे आगे कौन सा ग्रुप लिखवाया था जी? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी जिसने भी आंसर दिया 2, 3, 1। मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। देखो हैं तो अब ये सारे के सारे माइनस आई ग्रुप्स, फ्लोरीन भी माइनस आई है, NO2 भी माइनस आई है और CN भी माइनस आई है। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करता हूं, स्ट्रेंथ का मतलब कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, पावरफुल किसका, तो सबसे पावरफुल माइनस आई है इनमें NO2 का, फिर CN का और फिर फ्लोरीन का। तो यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का, क्योंकि जिसकी नेगेटिव इंडक्टिव वाले ग्रुप की जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। अगर कार्बोनाइन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जाएगी तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो इस कार्बन के ऊपर जो कार्बोनाइन वाला कार्बन है इसका नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होगा, जिस वजह से ये स्टेबिलिटी को एक्वायर कर पाएगा। ठीक है बात? दिस इज द ऑर्डर। क्लियर है? सबको ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की। एप्लीकेशन क्या है जी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसका पता भी मुझे कहीं ना कहीं से इंडक्टिव इफेक्ट से लगता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट and it is inversely proportional to plus I effect। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का मतलब वो ग्रुप हो गए जो माइनस आई और प्लस आई लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि मैं आपको 4 एसिड दे रहा हूं, देखो जी एक एसिड दिया मैंने आपको ClCH2COOH, इसको बोलता हूं क्लोरो एसिटिक एसिड। एक दे रहा हूं फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। और एक और दे रहा हूं आपको नाइट्रो एसिटिक एसिड, ठीक है जी। और एक और आपको इसमें ऑप्शंस दे रहा हूं दैट इज ब्रोमो एसिटिक एसिड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एसिड आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 स्ट्रॉन्गर है, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो बताएंगे सर नाइट्रो, फिर फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो। पहले नाइट्रो, फिर फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो। बिल्कुल बिल्कुल Yes, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आएगा 3, 3 के बाद कौन सा बताया जी? 3 के बाद आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4।
दिस इज द आंसर। देखो कितना आसान आंसर है, क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही इजी है। क्यों? क्योंकि हमने सीधा देख लिया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब हमने देखा कि कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर इंसर्ट किए हैं, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर फ्लोरो है, यहाँ पर नाइट्रो है, यहाँ पर ब्रोमो है, ये सारे के सारे ही माइनस आई लगाते हैं। अब इनमें माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है NO2 का, फिर होता है फ्लोरो का, फिर क्लोरो का, फिर ब्रोमो का। तो जो माइनस आई की स्ट्रेंथ होगी वही ऑर्डर बन जाएगा। क्या कोई बात क्लियर हुई जी? Yes, sir. और ओके, तो यही इसकी एप्लीकेशन थी जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, या जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसको ध्यान से समझेंगे जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, या इस इफेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसमें होता क्या है, रेजोनेंस का मतलब क्या समझते हो आप? व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोकेलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं कि कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो लोकेलाइज्ड है, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता, है ना? यही मतलब हुआ ना लोकेलाइज्ड का। और डीलोकेलाइज्ड का मतलब वहां से उसको हिला दिया मतलब। उसकी हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, है ना? तो बेसिकली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग में, वो क्या होते हैं? डीलोकेलाइज होते हैं। कब डीलोकेलाइज होते हैं? जब मैं उसके साथ कोई ग्रुप जोड़ देता हूं। अब देखो जी, ये आपको रेजोनेंस का मतलब समझ में आया? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस। इतनी बात समझ गए जी? अब हमारा मतलब है यहां पर कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसको आप समझने के लिए आप इस चीज को ऐसे समझो कि जब मैं बेंजीन रिंग के साथ, देखो ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, मतलब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन भी है। अब यहां पर मैं इस रिंग के साथ दो तरह के ग्रुप जोड़ सकता हूं। एक ग्रुप ऐसे जोड़ सकता हूं जिनको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरे ग्रुप कैसे जोड़ सकता हूं बेंजीन रिंग के साथ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब हो गया कि ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और ऐसे ग्रुप को मैं प्लस M ग्रुप या प्लस R ग्रुप बोलता हूं, है ना? क्या आपको ये बात समझ में आई? सिंपल सी बात है कि जो ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, ऐसे ग्रुप को मैं प्लस M या प्लस R ग्रुप बोलूंगा। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको अभी बता रहा हूं, है ना? द ग्रुप विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कंजुगेटेड सिस्टम और बेंजीन रिंग आर नोन एज प्लस M ग्रुप। ठीक है, और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, देखना एरो की डायरेक्शन देखना, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं। जो रिंग से खींचेंगे उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलूंगा, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलूंगा। या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैं प्लस M या प्लस R ग्रुप बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को मैं माइनस R या माइनस M ग्रुप बोलता हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। अरे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव लोग वो होंगे, अब केमिस्ट्री में पॉजिटिव मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? बेंजीन रिंग को बांट रहे हैं। और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए, जो डोनेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से प्लस M ग्रुप्स हैं। ठीक है, प्लस M ग्रुप्स का मतलब कि जब मैं उनको
बेंजीन रिंग के साथ लगाऊंगा तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जितने भी ग्रुप लोन पेयर होता है जिनके ऊपर, जैसे मान लिया NH2, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, अगर इस ग्रुप को बेंजीन रिंग से लगा दूंगा तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। सिमिलरली OH ग्रुप, सिमिलरली OR ग्रुप, जहां पर भी आपको लोन पेयर दिख गया वो सारे के सारे +M ग्रुप होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं? जितने भी आपके हेलोजन्स हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ ग्रुप्स मैंने लिखे जो बेंजीन रिंग के साथ जब जुड़ेंगे तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा इनका रेजोनेंस भी समझा देता हूं आपको, एक ग्रुप का एग्जांपल लेके देखो कैसे होता है। मान लिया कि मेरे पास ये फिनोल है, अब कैसा ग्रुप लगाया जी मैंने रिंग के साथ, +M। देखो OH लिखा है ना जी, +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लिखा है ना यहाँ पर। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा वो देखना जरा ध्यान से। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ चले जाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चले गए तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। जब यहाँ पर नया बॉन्ड बनने लग जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से 3 हो जाएगी, जिस वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उतने में ही क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर नेक्स्ट कार्बन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे गए और ये इलेक्ट्रॉन और आगे चले गए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो नेक्स्ट पिक्चर कैसी बनेगी जी, नेक्स्ट पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी। नेक्स्ट पिक्चर में क्या होगा, लोन पेयर चेंज इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर चेंज इनटू लोन पेयर। उससे नेक्स्ट पिक्चर कैसी बनेगी, उससे नेक्स्ट पिक्चर इस तरीके की बनेगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर नया बॉन्ड बना, यहाँ पर पहले से बॉन्ड था, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और H और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से चले जाएंगे यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन वापस से रिवर्ट हो जाएंगे। अब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाओ तो जो रिंग है, रिंग में कौन सा चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, नेगेटिव कौन सा चार्ज घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। नेगेटिव चार्ज रिंग में कब आया, जब रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा या +M ग्रुप जोड़ा, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जब मैं उनको एक कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जोड़ूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। because this position is ortho with respect to this carbon and this position is para and this position is also ortho, so that's why electron donating group increases the electron density at ortho and para position। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हुई जी? Yes, sir. ठीक है, ये तो आ गए पॉजिटिव लोग जो इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहे हैं। अब दूसरे तरह के ग्रुप कैसे होंगे, दैट इज नोन एज -M ग्रुप, ठीक है जी। -M ग्रुप ऐसे ग्रुप होंगे कि अगर रिंग के साथ लगाया तो रिंग से इलेक्ट्रॉन लूट लेंगे, ठीक है जी। यस और नो? Yes. ये कुछ -M ग्रुप लिख रहा हूं या -R भी आप इनको बोल सकते हो। अब एक एग्जांपल दे देता हूं, देखो कैसे। ठीक है जी। अब मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगाया है CHO ग्रुप, ये वाला, उसको कैसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O और H। अब इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इस बार केस बदल जाएगा। तो देखो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन गए यहां पर, जब ऐसा हुआ तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 होने लग गई तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस से खींच लिए। तो
तो पहला रेजोनेटिंग कैसे बनेगा ध्यान से जरा देखना। इस बॉन्ड के साथ मैंने कोई टच नहीं किया इसको, तो इसको वैसे लिख दिया, ये भी वैसे ही लिख दिया जी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, कार्बन फिर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस कार्बन की इक्विवेलेंसी कम हुई है तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आया कि नहीं आया? Yes, sir. नेक्स्ट केस में क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहां से उठ के कहां चला जाएगा, यहां पर। तो देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया, यहाँ पर पुराना बॉन्ड था, डबल बॉन्ड सी फिर एच फिर ओ नेगेटिव। नेक्स्ट केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ चला जाएगा। आसान है ना ये? यस और नो? देखो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है ये, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो रिंग में कौन सा चार्ज घूम रहा है, और एट लास्ट क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ चले जाएंगे। तो एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको बताने का केवल और केवल इतना ऑब्जेक्टिव था कि जब मैंने रिंग के साथ -m ग्रुप लगाया तो उसने भी कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया, उसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा से ही विड्रॉ किया। तो सिंपल सी बात ये हुई कि चाहे ग्रुप हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चाहे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां से खींचेगा, ऑर्थो पैरा से, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां देगा, ऑर्थो पैरा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो क्या आपको ये इफेक्ट समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट? तो रेजोनेंस इफेक्ट में इतना ही है। समझ गए जी? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताएं जी, फिर आगे चलते हैं हम। Yes, sir. ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि एक कैसा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक। एक्सक्यूज मी सर, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, ये तो मेटा पोजीशन पे क्रिएट कर रहा है ना पॉजिटिव चार्ज। ये तो मेटा पोजीशन हुई ना 1 और 3, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और ये जो डोनेटिंग होगा ना, ये होगा ऑर्थो एंड पैरा पे। जो प्लस चार्ज आ रहा है ना, ये फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है आई थिंक। कैसे आ रहा है जी? देखो इसके 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 विद रिस्पेक्ट में देखो ना, ये देखो, ये यहाँ पर ग्रुप लगा है, ये ऑर्थो है, 1 2 पोजीशंस आर ऑर्थो, दिस इज पैरा, तो ये मेटा ही तो बना, सॉरी पैरा ही तो बना है। देखो ना 1 2 पोजीशन होती है ऑर्थो, 1 2 पोजीशंस आर ऑर्थो, 1 3 आर मेटा एंड 1 4 आर पैरा। चेक करो यहां से, देखो 1 2 3 4 मेटा कैसे बनी? क्लियर है जी? मेटा 1 3 पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। सर ये जो बेंजल्डिहाइड बनाया, तो इसमें जब कोई अटैकिंग एजेंट होगी वो मेटा पे अटैक करेगी ना? देखो जी यही सिंपल सी मेरा बात भी है। कंफ्यूजन है आई थिंक कि ये जो मेटा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे ना, ये मेटा
पे पॉजिटिव मैंने चार्ज मैंने है। यहाँ पर या मैंने तो यहाँ मैं पर ये कंफ्यूज हूँ, पता नहीं सर। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मैं क्लियर करता हूँ। आपने जो पढ़ा है वो आधा अधूरा पढ़ा है, पर मैं उसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मान लिया कि मैंने यहाँ पर रिंग के साथ कोई ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, और ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से खींचनी है? इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा से खींच ली। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची कहां पे? जहां से इसने नहीं खींची, वो कौन सी पोजीशन है? वो मेटा पोजीशन है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो अब वो ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ेगा, वो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ मैं अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूं तो ये जो ई ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये जुड़ेगा मेटा पे, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ओके और ओके, अगर हाँ मैंने, यहाँ कंफ्यूजन सर। हाँ, अब देखो जी, अब मान लिया कि अगर यहां पर मैंने OH लिखा हुआ है, तो OH कैसा ग्रुप है? OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर यहां पर अब मैं इलेक्ट्रोफाइल का वो करवाता हूं तो यहां पर आपको पता है कि OH ग्रुप ने कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी होगी? ऑर्थो और पैरा पे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अब अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। ये है कि एग्जैक्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने यहां पर ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम होगी कहां ज्यादा होगी। मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। सर क्या ये पॉसिबल है कि मतलब दोनों ग्रुप, जैसे जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट अगर कर रहा है तो मतलब कि दूसरी जगह ही वो दूसरा इफेक्ट करेगा? नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। एट ए टाइम आपको मॉलिक्यूल के साथ एक ही ग्रुप मिलेगा एक लगा ही, हुआ। हाँ वही तो। देखो जी, जो मेटा वाला जिसने बोला था, मैं मुझे पता नहीं लग रहा मैम एग्जैक्टली किसने बोला था, पर मैं उस चीज को फिर से क्लियर करता हूं कि अगर मैंने रिंग के साथ कंजुगेटेड सिस्टम के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तो उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम कर दी है। अब अगर मैं उस मॉलिक्यूल का कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता हूं, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब ऑर्थो पैरा पे नहीं होगा, वो मेटा पे होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी विड्रॉ हो चुकी है, तो ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब मेटा पे है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने यहां पर मेटा पे करवाया, ना कि ऑर्थो और पैरा। यहां पर ऑर्थो पैरा पे इसलिए करवाया क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे दी है? ऑर्थो और पैरा पे दी है, इसलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ जी? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है जी। देखो, अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है जी। क्योंकि क्योंकि देखो ना, आपने कई बार ये चीज देखी होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी हम +1 +2 क्लास में होते हैं ना, तो हम अंडरस्टैंडिंग के बजाय लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और अगर हम साइंसेस, क्योंकि मैं देखो ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। जब हम मतलब +1 +2 में थे तो हमने इस नजरिए से चीजों को कभी देखा ही नहीं। हमने तो ये देखा कि यार इसको यहाँ पे लगा देते हैं, कभी इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ देते हैं। फिर जब बाद में इसको थॉरोली स्टडी किया तब तो देखा कि यार ये सारी चीजें बहुत आसान है, ठीक है जी। क्लियर है क्या आपको ये बात? यस अब सर, देखो, यस। मान लिया कि मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर NO2 ग्रुप लगाया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल चिपकाना है, वो कहाँ पे जुड़ेगा? सिंपल सी बात है, मेटा पे जुड़ेगा। मेटा पे। ग्रुप मेटा। देख के पता लग रहा है। अब मान लिया कल को मैं ऐसा पूछूं, अब देखो कितनी आसान है ना केमिस्ट्री, में ये बता रहा हूँ जस्ट आपको। यहाँ पर देखो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया, कहाँ पे जुड़ेगा? मेटा पे जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। सिंपल सी बात है। अब देखो, मान लिया कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, NH2 लिख दूं, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जोड़ने की कोशिश करूं, अब कहाँ जुड़ेगा? अब ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा।
समझ आई बात ये? क्यों ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा? क्योंकि ये ग्रुप कैसा है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब ऑर्थो पैरा पे होगा। क्या आपको यहां तक क्लियर है जी? यस सर। ओके, तो एक और इफेक्ट आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं इसमें, दैट इज नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है ना? कैसा इफेक्ट है ये? टेम्परेरी इफेक्ट। अब ये भी दो तरीके का होता है, प्लस ई और माइनस ई। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्लस ई इफेक्ट, मान लिया कि मेरे पास कोई कंजुगेटेड सिस्टम है, एल्कीन है मेरे पास जैसे, ठीक है। अब वैसे क्या है कि इस एल्कीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों कार्बन के बीच में इक्वली शेयर हो रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि कोई अटैकिंग रिएजेंट बाहर से H पॉजिटिव ला रहा हूं, उसको इस एल्कीन के इर्द गिर्द घुमा रहा हूं, तो होगा क्या, यहां पर लालच आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ऐसा होगा जी या नहीं बताओ? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ को चले गए, अब अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, दूसरे कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। इस इफेक्ट को प्लस ई इफेक्ट बोलता हूं। प्लस ई इफेक्ट का मतलब कि जिस तरफ को आपके पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड के ट्रांसफर हुए उसी डायरेक्शन में आपका अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा। अब मेरे को बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन की तरफ को ट्रांसफर हो रहे हैं? 1 to 2। पहले कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ कोई पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं और अटैकिंग रिएजेंट भी दूसरे कार्बन पर ही जुड़ रहा है। तो मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है अटैकिंग रिएजेंट भी उसी डायरेक्शन से आके जुड़ रहा है। ऐसे इफेक्ट को प्लस ई इफेक्ट बोलता हूं या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलता हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब ये इफेक्ट टेम्परेरी क्यों है? अगर मैं यहां से अटैकिंग रिएजेंट को गायब कर दूं तो ये इफेक्ट भी गायब हो जाएगा। ये सब कुछ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे ही मैं इस H पॉजिटिव को यहां से हटा दूंगा ये वापस से उसी सिस्टम में आ जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। So that's why this is a temporary effect. क्लियर है जितना? नेक्स्ट है माइनस ई। माइनस ई में उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, मान लिया यहां पर मेरे पास जैसे एक कंजुगेटेड सिस्टम है, एक कार्बोनाइल ग्रुप मेरे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर अटैकिंग रिएजेंट Cn नेगेटिव ले रहा हूं। अब आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच के रखती है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा चार्ज होता है। अब देखो होगा क्या कि यहां पर जब ये अटैकिंग रिएजेंट इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को माइग्रेट हो जाएंगे। तो इसको माइनस ई क्यों बोला गया? क्योंकि जिस तरफ से अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 1 से 2 और अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा बाके 1 पे। So that's why this is minus E effect. मतलब जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड के ट्रांसफर होंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में अटैकिंग रिएजेंट जुड़ेगा। ऐसे इफेक्ट को मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलता हूं। क्लियर है बात? यस और नो? यस सर। तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूं जी। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो असाइनमेंट दी है उसको सॉल्व करते रहो, है ना। एक आधी असाइनमेंट हो सकता है कि मैं आपको और दूंगा भी। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।